सभी को मेरा अभिवादन। और हमारा पाठ चल रहा है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, जिसके हम तीसरे भाग में पहुंच गए हैं। एनसीईआरटी की बुक में ये पाठ काफ़ी लंबा है, जिसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में कर रहे हैं। और आज का हमारा विषय है दो महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था का वर्णन। पहले बताते हैं कि महायुद्ध कब हुआ। तो पहला महायुद्ध था वो 1914 से आरंभ होकर 1918 तक चला, और इस युद्ध ने पूरे संसार के अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला। इस युद्ध ने पूरे संसार को दो भागों में बांट दिया। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, और दूसरी तरफ थे केंद्रीय शक्तियां यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन तुर्की साम्राज्य। मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा भीषण युद्ध पहले कभी नहीं हुआ था। ये जो युद्ध था औद्योगिक युद्ध था, और इस युद्ध में मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाज और रासायनिक हथियारों का भयानक पैमाने पर प्रयोग किया गया। अब जाने युद्ध के लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़े। युद्ध के लिए दुनिया भर से असंख्य सिपाहियों की भर्ती की गई। उन्हें विशाल जलपोतों, रेलगाड़ियों में भर भर के युद्ध के मोर्चों पर लाया गया। युद्ध के दौरान 90 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ लोग घायल हुए, और इन मारे गए लोगों में ज्यादातर कामकाजी लोग थे। युद्ध में कामकाजी उम्र के लोगों की मृत्यु का ये परिणाम निकला कि लोगों की संख्या कम होने लगी, सदस्य घटने लगे, परिवारों की आय कम होने लगी, और यहाँ पर आर्थिक प्रभाव समझेंगे कि कैसा पड़ा। युद्ध संबंधी सामग्री का उत्पादन करने के लिए उद्योगों का पुनर्गठन किया गया। अब आदमियों की बजाय औरतों को बाहर आना पड़ा काम संभालने के लिए। जो पहले ये माना जाता था कि आदमी ही कार्य कर सकते हैं, अब वहां पर औरतों ने मोर्चा संभाल लिया। यहाँ इस युद्ध का आर्थिक प्रभाव कई देशों पर अलग अलग रूप से भी पड़ा। जैसे कि अमेरिका, जो कि एक कर्जदार देश था, इस युद्ध के दौरान उसने सामान की ऐसी सप्लाई की कि वो कर्जदाता के रूप में उभर कर आया। इंग्लैंड जैसे देशों को भी अपने देश की व्यवस्था बचाने के लिए अमेरिका जैसे देशों से कर्जा लेना पड़ा। चर्चा करते हैं युद्ध के बाद के सुधारों की। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक युद्ध ये हुआ था, कितने लोग मारे गए थे, कितने देशों की आर्थिक व्यवस्था डगमगा गई थी। और अब समय आ गया था आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने का, और इसका रास्ता इतना आसान नहीं था। और सबसे ज्यादा मुश्किल इसमें आई ब्रिटेन को, जो कि इस युद्ध से पहले एक बड़े औद्योगिक शक्ति के रूप में उभरा था, परंतु इस युद्ध के दौरान कर्जे में डूब गया। परंतु अगर दूसरी तरफ दूसरे देशों का उदाहरण दें तो भारत और जापान जैसे देशों में औद्योगिक विकास होना आरंभ हो गया, क्योंकि जो सामान ब्रिटेन से आता था अब इन देशों ने अपने देशों में उनका उत्पादन कर दिया। और जब युद्ध बंद हुआ और ब्रिटेन वापस अपने इसी औद्योगिक प्रगति की तरफ बढ़ा, तो उसको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब उसके लिए आसान नहीं था भारतीय बाजार में अपनी पैठ को वापस जमाना, और यहाँ पर इसके साथ साथ उसको जापान जैसे देश का भी सामना करना था, जो कि इस दौरान काफी विकसित हो चुका था। पहले महायुद्ध के खत्म होने के बाद व्यवस्था देशों की गड़बड़ा रही थी, और यहाँ पर एक और बड़ा संकट आया, जिसको हमने नाम दिया आर्थिक महामंदी का। आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 में अमेरिका की वॉल स्ट्रीट से आरंभ हुई थी, और ये संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा। इस दौरान दुनिया के ज्यादातर हिस्सों के उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में भयानक गिरावट दर्ज की गई। मंदी का असर अलग अलग देशों और समुदायों पर अलग अलग रहा। महामंदी के प्रभाव की चर्चा से पहले आइए समझते हैं आर्थिक महामंदी के कारण क्या थे। तो पहला कारण था उत्पादन की अधिकता, चाहे वो किसानों द्वारा हो या फिर औद्योगिक कंपनियों ने। यहाँ किसानों का उदाहरण समझें तो किसानों ने बहुत ज्यादा कृषि उत्पादन कर लिए, जिसका क्या हुआ कि कीमतों में गिरावट आई, और किसानों ने आय बढ़ाने के लिए और ज्यादा उत्पादन किया। परिणाम स्वरूप फसलें मंडियों में भर गई, उनको खरीदने वाला कोई नहीं था। यानी हमारा दूसरा पॉइंट हुआ मांग की तुलना में पूर्ति अधिक होना। अब पूर्ति ज्यादा होगी, सामान जैसे किसानों का सड़ने लगा। कंपनियों में क्या हुआ कि सामान बिकना बंद हो गया, स्टॉक ज्यादा हो गया। अब परिणाम क्या होगा कि जब मांग घटी तो यहाँ पर कर्मचारियों को हटाया जाने लगा, यानी कि काफी लोग बेरोजगार हो गए। अब सब लोग चले बैंकों की तरफ। बैंकों ने भी अपना वापस लोन लेना शुरू कर दिया, और जो देश अमेरिका जैसे देशों के ऊपर डिपेंड थे, जब वहां से कर्जे बंद होने शुरू हुए तो उन देशों की भी जो व्यवस्था थी गड़बड़ाने लगी। तो इस तरह से भूमिका तैयार हो गई आर्थिक महामंदी की, और पूरे संसार पर इसने अपना प्रभाव दिखाना आरंभ कर दिया।
आर्थिक महामंदी का प्रभाव अलग अलग देशों पर अलग अलग पड़ा। हम उदाहरण समझते हैं ब्रिटेन का, कि लड़ाई के दौरान सामान की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी, जिसके लिए उसने दूसरे देशों से कर्जा लेकर इस डिमांड को पूरा करना आरंभ कर दिया। अति उत्पादन किया जा रहा था और एकदम से लड़ाई बंद हुई तो उसकी सामान की डिमांड बंद हो गई। परिणाम ये हुआ कि बहुत ज्यादा उत्पादन वो पहले ही कर चुका था और अब उसने कर्मचारियों को बाहर निकालना शुरू कर दिया और 20% ब्रिटिश मजदूर बेरोजगार हो गए। दूसरा उदाहरण हम समझते हैं कि इससे पहले, युद्ध से पहले पूर्वी देश गेहूं की सप्लाई करते थे। युद्ध के दौरान वो युद्ध में बिजी हुए तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देशों ने गेहूं का उत्पादन बढ़ा दिया और जब लड़ाई शुरू हुई पूर्वी देशों ने भी अपना वही सामान लाना आरंभ कर दिया। परिणाम ये हुआ कि पूरी मंडियां गेहूं के अनाज से भर गई। आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव अमेरिका के ऊपर पड़ा। कैसे पड़ा कि कीमतों में कमी आई और मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिकी बैंकों ने घरेलू कर्ज देने बंद कर दिए और जो कर्ज दिए जा चुके थे उनकी वसूली को तेज कर दिया। किसानों की उपज बिना बिके रह गई, उनके परिवार तबाह होने लगे, लोग बेरोजगार होने लगे, लोगों की आय कम होने लगी और बहुत सारे जो परिवार जिन्होंने कर्जे लिए थे अब वो चुकाने में असफल रहे, जिसके कारण बैंकों ने उनके मकान, घर, उनकी जो कीमती वस्तुएं हैं उनके ऊपर कब्जा करना आरंभ कर दिया। और यहाँ परिणाम प्रभाव देखोगे कि 1929 से 1932 तक 1,10,000 कंपनियां चौपट हो गई, 4,000 बैंक बंद हो गई। बोलते हैं आर्थिक महामंदी का भारत के ऊपर प्रभाव, कि महामंदी ने भारतीय व्यापार को काफी प्रभावित किया। 1928 से 1934 के बीच आयात और निर्यात घटकर आधे रह गए और गेहूं का मूल्य 50% गिर गया। अब हम आर्थिक प्रभाव को दो तरह से देखेंगे, किसानों पर प्रभाव और भारत के शहरी वर्ग पर प्रभाव। तो किसानों की तरफ चलते हैं कि गिरते दामों ने छोटे किसानों को बुरी तरह प्रभावित किया। कृषि उत्पादों के दाम काफी गिर गए और यहाँ पर सरकार भू राजस्व में राहत देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, जिसका परिणाम क्या हुआ कि किसानों की आमदनी बिल्कुल कम हो गई। अब उससे निकलने के लिए उन्होंने क्या किया, उपज बढ़ाने के लिए कर्जे लेने आरंभ कर दिए और यहाँ पर फिर वो कर्जे नहीं चुका पाए तो उनको अपने गहने, पशु, घर बेचने पड़े। तो यहाँ पर जो किसान थे उनकी व्यवस्था काफी डगमगाई। और यहाँ उदाहरण हम अगर बंगाल के जूट उत्पादों का ले तो देख सकते हैं कि वहाँ के किसानों की जो स्थिति थी काफी बुरी हुई। अब चलते हैं शहरी लोगों पर। यहाँ पर गांव की बजाय शहरी लोगों पर आर्थिक मंदी का प्रभाव काफी कम हुआ। क्यों कम हुआ? क्योंकि उनकी आय निश्चित थी और यहाँ पर मंदी के कारण जो वस्तुओं की कीमत थी वो काफी कम थी, तो उनका जीवन थोड़ा सरल हुआ। उद्योगों की बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रवादी आंदोलनों के तहत सीमा शुल्क काफी कम किए गए, तो यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र में निवेश में काफी तेजी आई। आज के इस भाग को अब हम यहीं विराम देते हैं और दिए गए सवाल जवाबों का अवलोकन करें। धन्यवाद।